इन इटली ड्यूरिंग द 1930s, जो 1930 का जो दशक है, अगर हम उसका जो बर्थ रेट है, जो उसकी अगर बात करें, तो वहां पर उसमें हर 1000 व्यक्तियों पे जो 1930 की शुरुआत में 147 बर्थ हो रहे थे, 147 बच्चे पैदा हो रहे थे। वहीं उस दशक के अंत तक आते आते वो जो नंबर है वो 102 पे पहुंच गया था। तो एक तो उसमें गिरावट आई थी, और बहुत सारे जो इटालियंस हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट जो स्टेट कंट्रोल था, उसकी वजह से बहुत सारे जो इटालियंस हैं वो राष्ट्र छोड़ के दूसरे राष्ट्रों में भी माइग्रेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि दूसरे राष्ट्रों में जाके वो बच सके, बच सके। तो वापस आते हैं जर्मनी के ऊपर। सो कैसे हिटलर जो है वो अपनी सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, और एक ग्रुप बना रहे हैं, हर स्पोर्ट्स टीम बना रहे हैं, एंड every section of the of the society had a Nazi element to it. एंटी सेमिटिज्म मतलब जो यहूदियों के खिलाफ जो उनको समाप्त करने के लिए जो उनकी तरफ एक नफरत है कि इनको समाज में जीने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था नाजीवाद का। ये दोनों ही जो दोनों ही मूवमेंट्स हैं, या जो ये दोनों ही जो सोच हैं, ये फासीवाद और नाजीवाद, ये दोनों ही टोटलिटेरियन तो थे ही, कि इसके साथ साथ जो नाजीवाद है वो एंटी सेमिटिक भी था, एंटी ज्यूज भी था, यहूदियों के भी खिलाफ था। तो ये एक दलीय भी थे, जिसमें एक ही दल होगा, और सारी जो पावर है उसी दल के पास, उसी एक ही जो पक्ष है उसी के पास हो। ऑल द टोटल पावर रेस्टेड इन वन पार्टी एंड इन वन लीडर। दोनों ही रिजीम्स, फासीवाद भी नाजीवाद भी, टोटलिटेरियन थे। नाजीवाद एंटी सेमिटिक था, यहूदियों के खिलाफ था, और इसी से प्रेरित होकर फासीवाद की जो है, मुसोलिनी का जो इटली है, वो बाद में उसने एंटी सेमिटिक क्वालिटीज जो है उनको अपनाया। ज्यूस के प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेड थी। ऐसा माना गया कि जो भी समाज में परेशानियां हैं उनकी वजह से हैं। ज्यादातर जो ज्यूस थे वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत पैसे वाले थे, पूंजीपति वर्ग से आते थे। तो उनको इस सभी जो परेशानियां थी जो जर्मनी झेल रहा था, उसके जो जिम्मेदार था वो यहूदियों को ठहराया गया। इसके अलावा क्रिस्टल नाक की एक रात की बात होती है, जब जिस दिन यहूदियों के ऊपर उनके जो नाजी से जो नाजी मॉब था, जो जो भीड़ थी, उसने अटैक किया यहूदियों के घरों पे, उनकी दुकानों पे, उनकी गैलरीज पे, उनके शोरूम्स पे, और उनके सिनेगॉग्स वो जगह होती हैं जहाँ पर वो जो यहूदियों के लिए उनके धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी को तहस नहस कर दिया, उन सभी को तोड़ दिया। और ये जो इट्स अ मेटाफर व्हिच इज यूज्ड बिकॉज द ग्लासेस, द रोड्स वर फुल ऑफ ब्रोकन ग्लास। जब इन सभी यहूदी जो इनकी चीजें थी, इनको तोड़ा गया, तो पूरी सड़कों पर जो था वो कांच ही कांच दिखने लगा इन सारी चीजों को तोड़ने के बाद। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। और जो कंट्रीज थी जहां पर डिक्टेटर्स, जहां पर तानाशाह आ गए, उसमें थी हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, बल्गेरिया, रोमानिया। धीरे धीरे इन सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे उनको, अपने जो संविधान थे उनको समाप्त कर दिया। जर्मनी में भी पहले वर्ल्ड वॉर वन के बाद वाइमर रिपब्लिक की एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, वाइमर गणतंत्र की, पर वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो कोई भी डिसीजन लेने में किसी भी तरह का आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं था। बहुत ही वीक गवर्नमेंट थी वाइमर रिपब्लिक के अंदर। और धीरे धीरे डेमोक्रेसीज ना सिर्फ पश्चिमी यूरोप में, इटली में और जर्मनी में समाप्त हुई, बल्कि ईस्टर्न यूरोप में भी, पोलैंड में, यूगोस्लाविया में, अल्बानिया में धीरे धीरे खत्म होने लगी। चेकोस्लोवाकिया अकेली ऐसी अकेला लोकतंत्र बचा था, और अब जो था वो ये बट गया था, यूरोप जो था वो बट गया था ऐसे देशों में जो लोकतांत्रिक थे, और ऐसे देश जो टोटलिटेरियन थे, एक दलीय, एक पक्षीय,
जिसमें सारी पावर्स एक आदमी एक पार्टी के हाथ में होती है। एंड ऑब्वियसली द थर्ड ऑल्टरनेटिव वाज द कम्युनिस्ट, जो साम्यवाद जो है जो सोवियत संघ का था। बट मोस्टली द स्ट्रगल ऑफ पावर वाज बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन regimes। अब हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है इन दोनों ही आइडियोलॉजीज की कैसे स्थापना हुई, कैसे जो दोनों लीडर्स हैं वो पावर में आए, उन्होंने किस तरीके से समाज में क्या क्या बदलाव किए, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी। अब वर्ल्ड वॉर द्वितीय की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर द्वितीय किस चीज के बारे में है? वर्ल्ड वॉर द्वितीय जो है वो दो चीजों वो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया, 1945 तक लड़ा गया। इस वॉर में दो जो गुट थे, एक था अलाइड पावर का और दूसरी तरफ जो था गुट था वो था एक्सिस पावर्स का। लग रहा है बहुत छोटा हो गया। अलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर्स। जर्मनी जो था उसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी 1 सितंबर 1939 को। 1 September 1939 is when Germany began the World War II by attacking Poland. बट इस अटैक से पहले की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जानना कि ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी को, हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जर्मनी ने इस पोलैंड को अटैक किया। क्यों? क्योंकि जब वो पावर में आ रहा था, जब वो पॉपुलर बन रहा था, तो लोगों को वादा कर रहा था कि मैं वो सारी अपमानजनक जो चीजें हैं जो हम पर इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से थोपी थी, मैं उनसे जर्मनी को आजादी दिलाऊंगा। वो सारे राज्य, वो सारे क्षेत्र जो उस ट्रीटी के अंतर्गत हमसे छीन लिए गए थे, मैं उन सभी राज्यों को, उन सभी क्षेत्रों को जर्मनी में वापस जोड़ूंगा। तो ये जो सपना जर्मनी ने दिखाया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया था। सो दिस वाज द नेचुरल कल्मिनेशन ऑफ वेयर द नेशन वाज हेडिंग टू। तो जिस तरफ जर्मनी बढ़ रहा था, जब आप 44% से कम करके अपनी बेरोजगारी को 1% पे ले आएंगे, जब आप जो बनाएंगे वो क्या होगा, फाइटर प्लेन बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, टैंक्स बनाएंगे, जब आपका सारा उत्पादन ही इन सब चीजों का हो रहा है, तो उनका यूज भी तो करना है, उनका इस्तेमाल भी तो करना है। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, तो दोबारा से डिप्लेशन आ जाएगा। इफ यू डोंट यूज दीज थिंग्स, और अगर आपको आपकी इकोनॉमी को, और वॉर में जब आप किसी दूसरी कंट्री को के ऊपर कंट्रोल करते हो, उसको अपने अंदर शामिल करते हो, तो वहां के जो सारे रिसोर्सेज है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो एक धीरे धीरे ये लालसा भी बढ़ रही थी कि रिसोर्सेज बढ़े, ये जो सारी चीजें थी इनको खर्च भी करना था, और ये सारी ताकतें इकट्ठी ही इसलिए की गई थी क्योंकि यूरोप में अपने वर्चस्व को अपना जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना है, हमारे जो राज्य छीन लिए गए हैं उनको वापस लेना है। And this is the reason why Germany starts the World War II. It begins by an attack on Poland on 1st September 1939. इसके बिल्कुल पहले 1939 में ही 1 सितंबर को पोलैंड पे अटैक किया गया है, और अगस्त में लगभग 20 या 23 अगस्त के अराउंड रूस के साथ एक संधि की गई, जिसमें कहा गया कि कैसे जो है ये दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज को अटैक नहीं करेंगे। और जब पोलैंड पे अटैक हुआ तो एक ही समझ ये थी कि जो पश्चिमी हिस्सा है पोलैंड का, अगर मैं मैप आपको दिखाने की कोशिश करूं जर्मनी का, जस्ट वेट, आई विल ट्राई एंड शो यू द मैप, not of Germany but of Europe. तो ये बात की गई कि कैसे ये जो पश्चिमी हिस्सा है इस पे जो जर्मनी है वो कब्जा कर लेगा, और जो पूर्वी हिस्सा है अगर वहां पर सोवियत संघ आना चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। ओके, दिस इज वन मैप व्हिच आई कैन शो यू। सोवियत संघ कौन था? सोवियत संघ वही था, रूस, रसिया जैसे कहते थे। पहले दो ही बंदों का तुम पता होता है, एक रूस का, एक अमेरिका का। एक टीचर मैडम का पढ़ाई स्कूल में है ये नॉर्थ कैंपस के साइड का है। अभी क्या देख रहे हो तुम? चेक कर रहा हूँ सिस्टम में
में तो देखा। Okay, by the time I share, I must continue speaking, because we are running out short of time. So it is. So it was the treaty was signed between Hitler and Russia, and it was decided कि जर्मनी जो है पश्चिमी तरफ से आक्रमण करेगा और अगर सोवियत संघ जो है वो अगर पूर्वी तरफ से अगर आक्रमण करना चाहे और इसको अपने पास अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहे तो इससे कोई आपत्ति नहीं होगी जर्मनी को, और दोनों ही देश जहां तक भी पहुंच पाएंगे उसमें वहां तक वो सीज फायर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये मैप दिख रहा हो। दिस इज पोलैंड, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा वही क्षेत्र था जो प्रथम विश्व युद्ध की ट्रीटी के बाद जर्मनी से छीन लिया था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो स्लीपिंग लाइंस हैं, ये सब रीजन वो है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से छीन लिया गया था, और अब जर्मनी की ऐसी इच्छा थी कि इस पूरे क्षेत्र को अपने में दोबारा शामिल कर सके। So this Germany said that we are going to attack from this side. USSR said that we can keep this side. So ये जो पोलैंड है आपको दिखता है कि कैसे दो भागों में बट गया है। एक हिस्सा जो जर्मनी के पास आ जाएगा और एक हिस्सा जो यूएसएसआर अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि दोनों ने आपस में पोलैंड को अपने बांट लिया था। Now before we go ahead, it is important to understand a few things. सारा पैसा ना उसी में उड़ाता था। I should share the PPT again with you. पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता था, जिससे कि उसी हथियारों के ऊपर भी खर्चा करता था। रूस था कि वो रूस पहले इतना बड़ा भी नहीं था। रूस क्या उनको दूसरों को ना जैसे मान ले मार देता, जैसे भारत में इंग्लैंड ने हमारे वो किया था आक्रमण जीतने की कोशिश, वैसे ही ना रूस भी करता था, सबको मारता था, वो अपने में जोड़ लेता था। उसे हिस्सा करते करते सबसे बड़ा बन गया था वो सोवियत संघ। मगर इसके अंदर में बोलते नहीं है, जब घर में एक काला दाल हो तो पूरी दाल गाली कर देती है उसमें, तो वही हो गया उसके अंदर में। वही लंका ढा गया, उसमें पूरा रूस का Okay, I hope you can see the PPT again। आप लोगों को शायद PPT दिख रही होगी। तो जर्मनी ने कब शुरुआत की इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मेन इवेंट्स थे वो क्या इवेंट्स थे, वो थे कि अपीजमेंट। जो 4 मेन इवेंट्स थे, सबसे पहले अपीजमेंट होता रहा, इसका तुष्टीकरण होता रहा कि जब हिटलर ने पहले अपने खोए हुए राज्यों को वापस प्राप्त करने की कोशिश की, पहले ऑस्ट्रिया को प्राप्त किया पहले, उसके बाद और ये सब बकायदा लिखा गया था वर्सेस की ट्रीटी में कि जर्मनी इस तरीके का कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। जर्मनी जो है उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, उसको अपनी सेना को समाप्त करने को कह दिया गया था कि एक बहुत छोटा सा जो सीमित नंबर है, बस उतने ही सैनिक जर्मनी रख सकता है। बावजूद इसके धीरे धीरे न सिर्फ जर्मनी ने 1930 के दौरान अपनी सभी ट्रीटी ऑफ वर्सेस, उसकी जो संधि थी, उस सभी संधि की सभी कंडीशन को एक के बाद एक नकारना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ जाना शुरू कर दिया कि हम रेपरेशंस भी नहीं देंगे, हम हर्जाना भी नहीं भरेंगे, हम ये जो इसमें लिखा है कि हम दोबारा इन क्षेत्रों को अपने में शामिल भी नहीं करेंगे। हिटलर ने एक एक करके जिस क्षेत्र के बारे में लिखा था कि ये क्षेत्र जर्मनी से अलग किया जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेस में वर्सेस की संधि में लिखा था, और ये लिखा था कि जर्मनी इन पे दोबारा अधिकार नहीं करेगा। हिटलर एक एक करके उन सभी क्षेत्रों को, एंड दिस इज बिफोर पोलैंड। पोलैंड जो है वो बहुत बाद में होता है, वो 1 सितंबर 1939 को होता है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक एक करके उससे पहले हिटलर ने पहले ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अपना लिथुआनिया के पास जो पोर्ट्स, जो बंदरगाह चले गए थे, वो वापस लेने की। तो जो चीजें उससे प्रथम विश्व युद्ध की ट्रीटी ऑफ वर्सेस ने छीनी थी, हिटलर ने एक एक करके उनको दोबारा अपने पास वापस लाना शुरू कर दिया। और इस समय पर जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चैम्बरलिन थे। चैम्बरलिन जो थे वो नहीं चाहते थे, और
कोई भी देश नहीं चाहता था, न फ्रांस चाहता था, बजाय जर्मनी के, no other nation in Europe wanted a war other than Italy and Germany. Germany to a greater extent. France was absolutely not ready for a war at that time. वो 1940 में 1939 में इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटेन भी तैयार नहीं था, और यही कारण है कि ब्रिटेन बार बार जो भी जर्मनी आक्रमणकारी होते हुए, अब बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाए जा रहा है, और ट्रीटी ऑफ वर्सेस की संधि के में जो लिखा हुआ था, जिसपे जर्मनी ने साइन किए थे कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो सभी सभी क्लॉजेस को एक के बाद एक खत्म करता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। एंड ब्रिटेन डिसाइडेड टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट। उन्होंने एकदम उसकी तरफ आंख बंद करने की ठान ली, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध के बाद उन्होंने देखा एक chaos फैल जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इकोनॉमिकली वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए वो इस तरीके का कुछ भी नहीं चाहते थे। तो जब हिटलर अपनी इन सभी क्षेत्रों को वापस अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा था, ऑस्ट्रिया को, चेकोस्लोवाकिया को इत्यादि, तो ब्रिटेन ने इसकी तरफ एकदम आंख बंद कर ली कि ऐसा था कि कोई बात नहीं, अपने ही बैकयार्ड में हिटलर जो है अपने ही बैकयार्ड में दोबारा उसको कैप्चर कर रहा है। था तो जर्मनी का ही, ट्रीटी के जरिए उससे लिया था, तो अगर ले भी रहा है तो लेने दो, कम से कम हम दिस इज टू स्मॉल एन इशू टू वेज अ वॉर। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए हम युद्ध कर दें, क्योंकि युद्ध में और बहुत सी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती हैं। सो अपीसमेंट by Hitler, whatever he was doing, तो उसको इग्नोर करते रहे बहुत। यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, चैम्बरलेन, जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो बकायदा एक अपनी पॉपुलेशन को हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उसके बाद अपनी 1936 में अपनी जो ब्रिटेन में एक स्पीच उन्होंने दी लोगों को, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वहां पर मध्य यूरोप में कहीं पर अगर हिटलर चला गया है, या हिटलर ने उसको कैप्चर कर लिया है, वहां पर अगर सेना की लड़ाई हो रही है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना देना, वहां पर जो भी हो रहा है वो उनका आपसी का मामला है। सो दे एब्सोल्युटली टर्न्ड देयर आई in the opposite direction to whatever Hitler was doing, because they were not prepared for war. इन्वेजन ऑफ पोलैंड के बारे में मैंने आपको बताया ही है, डी डे के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद फाइनली जब ये वॉर जो है वो खत्म होता है, जब यूएसए जो है वो जापान के ऊपर दो जगह पे, पहले हिरोशिमा में फिर नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो गिराता है, और जर्मनी के साथ तो युद्ध पहले ही समाप्त हो गया था। जापान जो है वो बाद में उसके साथ युद्ध समाप्त होता है। दैट इज द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो पावर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात कर ले, तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सो ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसके दूसरी तरफ जो ये सभी जो है एलाइड पावर्स हैं, ठीक है, मैंने इट इज देयर समवेयर इन दिस, बट मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि ये सब हम ओके। सो हु इज फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ये सब जो है अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन, फ्रांस से, जर्मनी और इटली और जापान के खिलाफ। जापान जो था उसका भी एक अलग ही मुद्दा था। जापान जो था वो पैसिफिक ओशन के पास उसकी जो सीमा है वो अमेरिका से पैसिफिक ओशन के पास बहुत बहुत नजदीक हो जाती है, और जापान जो था उसके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं थे। और थोड़ा सा इससे डाइग्रेस कर रहे हैं, वील कम बैक टू इट वेरी क्विकली इन जस्ट 2 मिनट्स। थोड़ा जापान की बात कर ले। जापान इस युद्ध में क्यों आया था? जापान इस युद्ध में इसलिए आया था क्योंकि एक बात है कि वहां पर भी कम्युनिज्म का डर था, क्योंकि सोवियत संघ, रशिया जो है जापान के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। दूसरा, जापान जो था वो अपने उसके उद्योग इतने ज्यादा समृद्ध हो गए थे
वो इतना ज्यादा उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया था कि उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे। तो अगर उनको ये रिसोर्सेज कैसे मिलते, उनको ये रिसोर्सेज मिलते चाइना पे अटैक करके। और अगर चाइना पे जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो उनको ये लगता था कि रशिया जो है, क्योंकि वो कहीं हमारे खिलाफ ना आ जाए अगर हम चाइना के अंदर एंटर करें, तो रशिया का एक भय था। दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स का भी भय था। तो इसीलिए जापान जो एक्सिस पावर्स की तरफ से इस युद्ध में आया। तो पहले विश्व युद्ध के बारे में तो शायद ये कह भी सके हम कि वो एक यूरोपीय विश्व युद्ध, एक यूरोपीय युद्ध था। विश्व युद्ध उन मायनों में नहीं था, पर द्वितीय विश्व युद्ध तो मायनों में हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत से विश्व के ऐसे हिस्से थे जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। सदर्न अफ्रीका हुआ, सदर्न अमेरिका हुआ, भारत यू इंडिया नो साउथ ईस्ट एशिया भारत हुआ, उस टाइम पे कोई नाम ही नहीं था, जो साउथ एशिया खुद ही हुआ। गुलाम हुआ था ये। तो ये इन सभी इलाकों के इस युद्ध से दूर होने के बावजूद, क्योंकि विश्व के इतने दूर दूर के जो क्षेत्र थे वो पूरे तरीके से इस युद्ध से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ कब युद्ध में आया, जब ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर ने चलाया, और उसके तहत उसने सोचा, जब वो बहुत ज्यादा लालची हो गया और अपनी ही जो उसने पैक्ट करी थी, अपनी ही जो संधि करी थी रूस के सोवियत संघ के साथ कि आप एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की का जो क्षेत्र है उस पे आक्रमण नहीं करेंगे, उस संधि के खिलाफ जाते हुए जब हिटलर ने 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा किया, क्योंकि बहुत ज्यादा लालच में आ गया था। और उसके बाद अब हमारा ये सब नहीं होता है, जब पहले कितना जब ऐसा स्टालिनग्राड बस का जमीन युद्ध छीन हुआ, रहे हैं ये लोग। तो वो एकदम ये इंडिया दूसरे पे हमला करता था, समाप्ति ये की, इसमें हमला किया, जो वैसे भी दूसरे से जर्मनी लड़ाई की जो करके जीतना डिफीट चाहते थी थे देश को। वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस आज होने जाके आप लगी। कहें कि इस पे यूनाइटेड हमला स्टेट्स करता कब है, आया इस सही युद्ध में? हमला हो यूनाइटेड गया स्टेट्स इसी कब पे। आया जब जापान ने पर्ल हार्बर पे कारण ये है ना, उस टाइम पे कोई एक भी अटैक संगठन नहीं करके बनाई गई वहां थी पर वहां तक जब जिसको जापान संभाले। पहुंच आप गया, बहुत तो सारे उसके बाद WHO है, साउथ और क्या कहते हैं, एक यूनाइटेड सार्क स्टेट्स ऑफ नाम का वो है अमेरिका को संगठन, इस जिसमें युद्ध में आना पड़ा। संयुक्त 196 राष्ट्र देश अमेरिका मिलकर जो वहाँ है पर इस युद्ध में जब तब कोई शामिल भी एक हुआ देश से जब किसी पे हमला एटलांटिक करता है ना, जैसे चार्टर अमेरिका उन्होंने साइन भारत किया कर दिया, तो 1941 में सारे बाकी के ब्रिटेन के साथ। 194 ब्रिटेन देश के अमेरिका के प्रधानमंत्री ऊपर उसके हमला बाद कर देंगे। चैम्बरलिन से बदलकर किसी के बारे में कोई विंस्टन हमला चर्चिल करता हो है। गए थे। विंस्टन चर्चिल ने और यूनाइटेड स्टेट्स चलो के जो भाई तो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन दोनों ने अटलांटिक चार्टर साइन किया 1941 में। और उसके बाद चलो दोस्तों, मैं जाकर रखता यूनाइटेड हूँ, स्टेट्स जो है बाकी इस अगला युद्ध में क्लास शामिल दिखलाऊंगा होता है। आपको और कल। जब दो इतनी बड़ी शक्तियां सोवियत संघ और लाइक और यूनाइटेड सब्सक्राइब कर स्टेट्स दे मेरे संयुक्त राष्ट्र चैनल को। अमेरिका एक ही तरफ से लड़ने पे